हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज आपको फिजिक्स का क्लास 10th और 12th का जो प्रकाश का प्रवर्तन चल रहा था उसी का अगला टॉपिक इमेज पढ़ाने वाले हैं। देखिए, इमेज क्या होता है कि जब कोई वस्तु है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कोई ए बी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली और यहाँ पड़ी इस बिंदु पर पड़ने के बाद क्या होता है? प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, या तो प्रवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार तल से टकराती हैं, टकराकर उन्हीं माध्यम में वापस आ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या होता है? प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, मानते हैं पॉइंट पी है, इस पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस पॉइंट पर मिलते हैं वास्तव में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज आपको फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन का अगला टॉपिक इमेज पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि इमेज क्या होती हैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है कि वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या होगा? या तो प्रवर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा। प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही जिस बिंदु पर पड़ती हैं, तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही हुआ कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या होगा? या तो प्रवर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा। प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर पड़ती हैं, तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक, ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु से
चलने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है ए बी, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं, चलने के बाद क्या हुआ, इस वस्तु पर पड़ती हैं, किसी पॉइंट पर पड़ने के बाद वास्तव में किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उस बिंदु को ही, उस प्रतिबिंब को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है, और इसे यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब को किसी भी पर्दे पर देख सकते हो। आगे है काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब। अब क्या हुआ, जब प्रकाश किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी भी बिंदु पर ना मिले तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है ए बी, यहाँ से प्रकाश सोर्स पड़ रहा है इस पर। अब क्या हुआ, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तव में किसी पॉइंट पर मिलती, जब ना मिले, वास्तव में किसी पॉइंट पर ना मिले तो इस पॉइंट पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण मतलब मिरर। दर्पण देखिए क्या होगा, कोई पालिशदार तल है या पृष्ठ है, उसके किसी एक भाग पर पालिश कर दिया जाए और दूसरे भाग से क्या हो, प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो इस तल को ही दर्पण कहते हैं। देखिए, जब किसी पृष्ठ या तल के जब किसी ऐसे तल के किसी पृष्ठ पर पालिश किया जाए जिसके माध्यम पारदर्शी तथा दूसरे भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो तो उस पृष्ठ को ही
दर्पण कहते हैं। मतलब कोई ऐसा पृष्ठ है जो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब क्या है, प्रकाश आर पार दोनों ओर दिखाई दे, उसके किसी एक भाग पर पालित कर दिया जाए और दूसरे भाग से क्या हो, प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो उस दर्पण, तो उसे ही दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। तो हम पढ़ेंगे पहले समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होगा कि जब किसी समतल पृष्ठ के किसी एक भाग पर पालिश किया जाए और उसके दूसरे भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो उस तल को ही समतल दर्पण कहते हैं। कोई ऐसा तल है जो समतल पृष्ठ पर है, उसके किसी एक भाग पर पालित किया जाए और दूसरे भाग पे क्या हो, प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। मानते हैं कोई दर्पण है एकदम समतल है, इसके एक भाग पर क्या किया गया, पालित किया जाए और क्या हो, यहाँ प्रकाश किरण आया और क्या हुआ, यहाँ से इसका प्रवर्तन होने लगा, तो इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के कोई कुछ गुण होते हैं, जैसे इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है, गुण देख लीजिए समतल दर्पण के गुण। पहला पॉइंट, इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा और क्या होगा, आभासी होता है। दूसरा पॉइंट कि ये जो इससे मतलब कोई h ऊंचाई की वस्तु है, कोई h ऊंचाई की वस्तु है जिसे दर्पण में देखना है, तो उस दर्पण की ऊंचाई देखना हो तो उस दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऊंचाई h/2 अवश्य ही होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका कि कोई 10 मीटर की वस्तु है, अगर उसे दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसका आधा मतलब 10 का आधा 5 मीटर का प्रतिबिंब मतलब 5 मीटर का दर्पण अवश्य ही होना चाहिए, तभी वह वस्तु पूरी तरह दिखाई देगी। अगला पॉइंट है कि जो कोई वस्तु है, जितनी दूरी पर उसका सोर्स है, मतलब कोई वस्तु है जितनी दूरी पर क्या हो उसका सोर्स है, उतनी ही दूरी पर क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही याद कर लो, यहाँ पे मानते हैं ये भी ये वस्तु है, ये सोर्स है मतलब प्रकाश का, ये मानते हैं दूरी डी है, तो यहाँ से भी दूरी डी ही बनेगा, मतलब डी दूरी इधर है, डी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनने वाला है। अगला पॉइंट एक और है, वस्तु और, अगला पॉइंट है चौथा, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या होगी,
अभिलंब एक दूसरे पर अभिलंबित होती हैं, एक दूसरे पर अभिलंब होती हैं। मतलब जो वस्तु है और प्रतिबिंब है दोनों ही एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जब किसी गोलीय पृष्ठ और कुछ भाग काट कर उसके किसी एक भाग पर पालिश कर दिए जाए और दूसरे भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई गोला है, गोले का कुछ भाग काट करके उसके किसी एक भाग पर या तो भरे वाले भाग पर या तो धसे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए और दूसरे भाग से क्या हो प्रकाश का प्रवर्तन हो तो ऐसे दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए गोला था, इसका कुछ भाग काट लिया गया M1 M2, अब यहाँ पर पालिश कर दिया गया और दूसरे भाग से क्या हो प्रकाश का प्रवर्तन हो तो इसे ही क्या कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आगे हम कुछ प्रकाश के प्रवर्तन पर क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही है, यदि आपतन कोण का मान 43 अंश है तो उस परावर्तक पृष्ठ तथा प्रवर्तित किरण के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब अगला क्वेश्चन यही है कि यदि कोई प्रवर्तक पृष्ठ है जिसमें से उसका आपतन कोण जो है 43 अंश है तो उस प्रवर्तक पृष्ठ और प्रवर्तित किरण के बीच मतलब जो पृष्ठ है और जो प्रवर्तित किरण है टकराने के बाद जो घूम रही थी तो उसके बीच कितने एंगल का कोण बनेगा वही देखना है। जैसे फिगर में देखते हैं ये क्या है आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है प्रवर्तित किरण, AM2 AM1 ये अभिलंब है और ये क्या है आपतन कोण मतलब I, ये क्या है प्रवर्तन कोण R। यही दिया है क्या है कि I का मान दिया है कितना 43, तो यहाँ का कोण पूछ रहा है ये कोण कितना होगा प्रवर्तित किरण और उस M2 मतलब प्रवर्तक पृष्ठ से कितने एंगल का कोण बनेगा। तो देखिए कौन सा कोण दिया है ABCN, चूंकि कोण ABN बराबर कितना है 43, ABN बराबर 43। हम जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन नियम से आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, तो मतलब क्या हुआ यही कोण क्या है I और यही कोण क्या होगा R, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं तो क्या हुआ I और R प्रवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर, प्रवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर हुआ तो मतलब क्या हुआ इसका भी मान कितना होगा 43 ही
होगा। अब यहाँ पहुँचे, देखिए हम उस दिन बताए थे कि क्या हुआ, ए वाला कोण क्या होता है, अभिलंबवत होता है, मतलब कितना, ये पूरा पूरा 90 अंश का होता है। अब देखते हैं मिटा के ऊपर, क्योंकि कोण कौन सा, एन बी सी बराबर 90 अंश, और इधर मालूम है हमको निकालना कौन है, सी बी एम टू, सी बी एम टू इक्वल टू व्हाट, तो क्या करना है, सी बी एम टू क्या करना है, बड़े वाले कोण में से सी बी एम टू क्या हो जाएगा, यही निकाल लेते हैं, एन बी सी माइनस एन बी एम टू में से एन बी सी निकाल दें, एन बी सी निकाल दें, जो बचे क्या होगा, सी बी एम टू, मतलब 90 अंश में से जब 43 घटा देंगे तो जो बचेगा वही अपना आंसर होगा। देखते हैं कितना होगा, 43 घटाना है 3 7 होगा, मतलब कितना 8, यहाँ पर अपना आंसर आ गया 87। अगला क्वेश्चन है इसी पे, यदि प्रवर्तक पृष्ठ तथा प्रवर्तित किरण के बीच 35 अंश का कोण बनता है, तो आपतन कोण कितना होगा। फिर से फिगर देखो, M1 M2 है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, ए वाला कोण दिया है कितना 35, ए वाला कोण दिया है 35, हम जानते हैं पूरा कितना होता है 90 होता है। तो देखिए क्या होगा कि कोण ऊपर लिखते हैं, ऊपर ए बी सी एन, तो देखिए कोण एन बी एम टू बराबर 90 होता है, और दिया क्या है सी बी एम टू बराबर 35, निकालना क्या एन बी सी बराबर व्हाट, तो यहाँ देखते हैं एन बी सी क्या होगा, कोण एन बी सी बराबर क्या होगा एन बी एम टू माइनस कोण कौन सा सी बी एम टू, 90 माइनस 35 घटाएंगे कितना होगा 90 35 5 हुआ, 8 हुआ, मतलब कितना 5, ये कितना होगा 55, तो क्या होगा एन बी सी कितना होगा 35, मतलब कौन होगा आर बराबर 35 होगा। हम जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है, आर का मान दिया है 35, तो क्या होगा आई का मान भी क्या होगा, आई भी 35 होगा, जो कि आपतन कोण है। यही आपतन कोण निकालना था आंसर।